आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह वीडियो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र से संबंधित है। इस वीडियो में हम सभी इस प्रश्न पत्र से जुड़े योजनाओं एवं कानून संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, नौनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। नौनी सुरक्षा योजना, इस योजना के माध्यम से समाज में एक व्यवहार परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। समाज में बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत अगर कोई बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और अगर 18 वर्ष तक अगर उस बालिका का विवाह नहीं हुआ है और उस बालिका ने अगर 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उस बालिका को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और अगर बालिका दूसरी संतान है तो यहाँ पर परिवार नियोजन को अपनाना आवश्यक कर दिया गया है। नसबंदी के विकल्प को अपनाना आवश्यक है। और यह 1 लाख तक की राशि बालिकाओं के लिए क्यों दी जा रही है? ताकि समाज में भ्रूण हत्या को रोका जा सके, बाल विवाह को रोका जा सके। क्योंकि यह राशि तभी प्रदान की जाएगी जब 18 वर्ष तक बालिका का विवाह न हुआ हो और बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। क्योंकि अगर बालिका ने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण नहीं की है तो बालिका को फिर इस राशि को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो नौनी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को रोकना, बालिकाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करना और सबसे जरूरी है कि बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना। इसी प्रयोजन से वर्ष 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई और तिथि थी 1 अप्रैल 2014। तो यह योजना 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुई है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1 अप्रैल 2014। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? बात करें धारा 43, तो यह जो धारा है यह खुला आश्रम से संबंधित है और यह खुला आश्रम बालकों के पुनर्वास के लिए है। धारा 45 की अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, तो यह जुड़ा हुआ है प्रवर्तकों से। और बात करें धारा 44 जो जुड़ा हुआ है पोषण देखरेख से। और बात करें धारा 46 की, तो वे बालक जिन्होंने पुनर्वास केंद्र या फिर बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ दिया है तो उनके लिए, उनके हित के लिए यह धारा 46 समर्पित है। और हमसे यहाँ पूछा गया है पोषण देखरेख से संबंधित धारा को, तो अतः इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धारा 44। धारा 44। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। अब जरा इसको समझने का हम लोग प्रयास करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, साथियों हमारे देश में कुपोषण का स्तर अत्यंत ही उच्च स्तर पर है। और जो गरीब महिलाएं होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और स्तनपान की अवधि में भी कार्य करती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और माता की स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, उनके पोषण के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन हो और नवजात को भी प्राप्त मां का समय मिल पाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए वितरित करती है और अगर द्वितीय संतान
और अगर द्वितीय संतान बालिका है, और अगर द्वितीय संतान बालिका है तो एक मुश्त राशि 6,000 रुपए प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक किस्त में 6,000 रुपए, द्वितीय संतान अगर बालिका है तब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में हमसे पूछा गया है कि कुपोषण की दर क्या है। यहाँ एक बात तो ध्यान देने की है, यहाँ कुपोषण का मतलब है अंडरवेट से, अंडरवेट से है यहाँ कुपोषण का अर्थ, क्योंकि कुपोषण के 4 मानक होते हैं। एक होती है स्टंटिंग, दूसरी होती है वास्टिंग, तीसरी तो हो गई अंडरवेट और चौथी हो जाती है ओवरवेट। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है अंडरवेट के बारे में। और अगर बात करें अंडरवेट के आंकड़े तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा 2015-16 में यह जारी किया गया था और इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में अंडरवेट का मतलब होता है आयु की तुलना में कम वजन। अंडरवेट का मतलब है आयु की तुलना में कम वजन। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 37.7% बच्चे अपने आयु की तुलना में कम वजन के थे। और बात करें यही आंकड़ा में सुधार होकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कुपोषित बच्चों की संख्या में गिरावट हुई और यह आ गया 31.3% पर, यानी कि 37.7% बच्चे 2015-16 में अपने आयु से कम वजन से संबंधित थे और यह आंकड़ा गिरकर 31.3% हो गया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 31.3%। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। अगर ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र जशपुर में है, लेकिन यहाँ जशपुर नहीं है। तो ये बहुत ही एक सूक्ष्म प्रश्न था और ये जो प्रश्न है इसका कोई ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि अभी 27-28 जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या को याद नहीं किया जा सकता है। 2 तरीके से बात हो सकती है, यह स्मरण किया जा सकता है कि सबसे अधिक किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या। तो यह जो प्रश्न है इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी पूछा गया है तो आइए हल कर लेते हैं। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर 1498 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। बात करें महासमुंद की तो महासमुंद में 1635 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कबीरधाम में 1571 आंगनबाड़ी केंद्र है। बात करें दुर्ग की तो यहाँ 1487 आंगनबाड़ी केंद्र है। और हमसे पूछा गया है सबसे अधिकतम कहाँ है, तो हम लोग यहाँ आंकड़ों से दिख रहा है कि राजनांदगांव में, इन विकल्पों में से राजनांदगांव में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड है। आइए जरा देखते हैं साथियों, 2 तरीके के आंगनबाड़ी खोले जाते हैं, एक सामान्य क्षेत्रों में और एक दुर्गम क्षेत्रों में। अगर सामान्य क्षेत्र की बात है यहाँ पर तो 400 से लेकर 800 तक एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से लेकर 1600 तक
2 आंगनबाड़ी केंद्र और 1600 से लेकर 2400 तक 3 आंगनबाड़ी केंद्र। और अगर जनसंख्या 400 से कम है और अगर 150 से ज्यादा है तो यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। लेकिन ये सारे मानक जो हैं ये सामान्य क्षेत्रों के लिए है। अगर बात करेंगे दुर्गम क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्रों की, आदिवासी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर थोड़े जो आंकड़े हैं, जो पैमाने हैं, जो मापदंड है, जो आयाम है वो अलग है। 150 से लेकर 300 तक यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा, जिस तरीके से यहाँ पर 150 से 400 के बीच में होते हैं। और 300 से लेकर 800 तक एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा और 800 से लेकर 1600 तक 2 और 1600 से 2400 तक लेकर 3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 400 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। तो ये तो दोनों पूर्णतः गलत हो गए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 300 से 800, यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए है और यह वाला सामान्य क्षेत्रों के लिए है। और हमसे पूछा गया है आदिवासी, पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए, इसीलिए विकल्प बी सही होगा। 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र आदिवासी क्षेत्र में खोला जाता है। अगर यहीं पर सामान्य क्षेत्र होता तो विकल्प ए सही हो जाता। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत है। साथियों, आंगनबाड़ी की निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12 लाख रुपए दिया जाता है और इस 12 लाख में से 8 लाख तो मनरेगा से ही आ जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए विकल्प सी, यानी 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी भवन। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुभारंभ हुई है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष तक की है और 15 से 49 वर्ष तक की एनीमिक महिलाएं, जो बच्चे कुपोषित हो चले हैं, वे महिलाएं जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष की है और वे महिलाएं जो एनीमिक हो गई हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है। और इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर वर्ष 2019 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना के तहत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष तक होनी चाहिए और 15 से 49 वर्ष तक की एनीमिक महिलाओं को पूरक पोषण दिया जाता है। लड्डू दिए जाते हैं, चिक्की दिए जाते हैं, दलिया दिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ कोई भी विकल्प सही नहीं बैठता है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी और यहाँ कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषण 2.0 के अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड है 8 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन। विद्यार्थियों, यह जो 8 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन है, यह 6 महीने से लेकर 72 महीने के बच्चों के लिए है। यानी 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन है। बात करें 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन, यह है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए। और बात करें 9.5 रुपए 9.5 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन, यह है स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, स्तनपान धात्री महिलाएं और किशोरियों के लिए है,
ये आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और एक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए है, और हमसे पूछा जा रहा है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए क्या वित्तीय मापदंड है, तो 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन वित्तीय मापदंड है। आगे बढ़ते हैं, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। साथियों, मिशन शक्ति एक समेकित योजना है, ये एक होलिस्टिक योजना है, और इस होलिस्टिक योजना में मिशन शक्ति को 2 भागों में बांट दिया गया है। मिशन शक्ति को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है संबल और दूसरा भाग है सामर्थ्य। आइए हम लोग देखते हैं संबल की बात करें तो संबल में वन स्टॉप सेंटर, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में 27 है, वन स्टॉप सेंटर, वीमेन हेल्पलाइन, और इसमें नारी निकेतन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शामिल है। सामर्थ्य में बात करें तो शक्ति सदन, सखी निवास, पालना गृह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसमें शामिल है। तो देखिए, वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, महिला हेल्पलाइन सामर्थ्य के घटक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सामर्थ्य के अंतर्गत है और महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर संबल के अंतर्गत है, अतः यह विकल्प सही नहीं है। वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबल के घटक है, और नारी अदालत भी संबल के ही घटक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अतः यह वाला योजना सही प्रतीत होती है। सी वाले को भी देखेंगे तो यह गलत ही नजर आएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक है। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह संबल के घटक है, नारी अदालत भी संबल का घटक है। तो देखें, यह जो विकल्प बी है वह सही हो जाएगा। वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत संबल के घटक है। आगे बढ़ते हैं, वह एकमात्र वर्ग जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो साथियों, इस वर्ष भी वजन त्योहार मनाया जा रहा है और 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। और इस त्योहार में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके वजन और ऊंचाई के आंकड़े लिए जाते हैं और महिलाओं में एनीमिया का टेस्ट किया जाता है और इसमें किशोरियों को भी शामिल कर लिया गया है। यह जो वजन त्योहार है वर्ष 2012 से प्रारंभ हुई है। एकमात्र वर्ष ऐसा हुआ है जब कुपोषण में वृद्धि हुई है और वह वर्ष है 2016-17। 2015-16 में 29% कुछ कुपोषण की दर थी और ये जो दर देख रहे हैं 29% के आसपास थी। कुछ इसमें और भी आंकड़ा है दशमलव के बाद। तो ये जो आंकड़े हैं अंडरवेट के हैं। आपको यहाँ स्पष्ट होना पड़ेगा कि जो भी आंकड़े बात होती है छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर की वो अंडरवेट के हैं। यह न तो स्टंटिंग के हैं, न तो वास्टिंग के हैं, न तो ओवरवेट के हैं। और 2016-17 में ये 30% हो गई थी। तो यही एकमात्र वर्ष है जब भी वजन त्योहार में जब भी आंकड़े लिए जाते हैं तो 2016-17 में कुपोषण की दर में वृद्धि देखी गई थी। तो सही विकल्प हो जाएगा 2016 और 17। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगा अनुपात है। तो साथियों, बाल लिंगा अनुपात की स्थिति सामान्य लिंगानुपात की तुलना में आश्चर्यजनक है। अगर सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात था 989 और 2011 में यह लिंगानुपात 991 हो गया, यानी थोड़ी बढ़ोतरी हुई जो अच्छा संकेत है। लेकिन बात करें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें
चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ थोड़ा मामला अलग है। 2001 में जो बाल लिंगानुपात था वह 975 था और 2011 में 969 था, तो यानी गिरावट देखी गई। और जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है 989 से 991, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 975 से 969 कमी हो गई है और यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन विकल्प में 969 नहीं है, कई जगहों पर 964 को सही उत्तर के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन सही उत्तर होना चाहिए 969। और कई जगह सरकारी प्रतिवेदनों में 964 भी शामिल किया गया है और यह देखना रोचक होगा कि क्या उत्तर लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन सही मामला यह है। और छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास वार्षिक प्रतिवेदन में इन्हीं दोनों आंकड़ों को दिया गया है। अब देखते हैं कि अंतिम उत्तर में क्या लिया जाता है। छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? तो साथियों धारा 13 है, जिसमें जो न्यायालय है वह पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद पीड़िता के लिए मुआवजे का प्रावधान कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 13। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है? समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन। साथ ही इसीलिए तो पोषण अभियान की शुरू हुई थी कि कैसे जन समुदाय को पोषण की लड़ाई में शामिल किया जा सके, उनको भी एक पक्ष बनाया जा सके। तो पहला विकल्प तो सही है कि यह पोषण अभियान का मुख्य घटक है। जन आंदोलन भी पोषण अभियान का मुख्य घटक है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, शिविर आयोजन के माध्यम से जन आंदोलन चलाया जाएगा। पोषण के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, ये भी बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो बात करें पूरक पोषण आहार का जो वितरण है वह पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। और हमसे पूछा गया है कौन सा मुख्य घटक नहीं है, तो पूरक पोषण आहार का वितरण पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। अतः उत्तर डी सही होगा इस प्रश्न के लिए। इसमें और भी उद्देश्य दिए गए हैं पोषण अभियान के, ये 3 उद्देश्य तो शामिल ही है, ये 3 घटक। इसके अलावा पोषण ट्रैकर है, प्रोत्साहन राशि है और पोषण वाटिका है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय है, तो 50,000 रुपए का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है सेवानिवृत्ति पर, और 25,000 रुपए दिया जाता है आंगनबाड़ी सहायिका को। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है बच्चों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जो 25,000 रुपए है वो सहायिका के लिए है और 50,000 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो साथियों छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है, 27 केंद्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और यह मिशन शक्ति के तहत घटक संबल का एक भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वह मापदंड है, ये भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, विवाह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए, गरीब परिवारों के समक्ष कन्या के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए और विवाह में दहेज लेन देन की प्रथा की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत
कन्या के विवाह के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाती है और यह संशोधन इसी वर्ष हुआ है। इससे पहले यह राशि 25,000 रुपए थी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। सही उत्तर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? तो बात करें साथियों, रायपुर में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। संप्रेक्षण गृह में एक तो बालक के लिए और दूसरी बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के लिए जो संप्रेक्षण गृह है वो राजनांदगांव में है। राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में है। अंबिकापुर और जगदलपुर में है। और बात करें बालकों के लिए तो ये रायपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, अंबिकापुर में भी है, जगदलपुर में भी है, कोरबा में भी है, दंतेवाड़ा में भी है, महासमुंद में है, रायगढ़ में है। तो ध्यान दोनों में अंतर है बच्चों। हमसे यहाँ पूछा गया है लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए और बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह केवल 3 जिला में स्थापित किया गया है, राजनांदगांव में और अंबिकापुर में और जगदलपुर में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, कहाँ हमसे पूछा गया है नहीं है, तो रायपुर में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी। यही प्रश्न है जो योजना और कानूनों से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।